जीवन का मार्गदर्शन और आदर्श भी बताते हैं। कलाकार की कला अभिव्यक्ति यह केवल उसकी कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि वह सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब भी है। कलाकार यह एक अद्भुत तोहफा होता है। जीवन की वास्तविकताओं की ओर देखने का एक कलाकार का दृष्टिकोण अपने आप में बड़ा ही अनूठा होता है। प्रमोद बाबू रामटेके अपनी कलात्मक रंग शैली को मानवीय मन की अनसुलझी गुत्थियों पर भी केंद्रित करते हैं। उनकी जटिलता को भी कैनवास पर चित्रित करते हैं। प्रमोद बाबू मानते हैं कि मानवीय सभ्यता का इतिहास, उसका मार्गक्रमण समझना है तो चित्र शैली के विकास की यात्रा को भी समझना होगा। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। मैं एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव। हम देश में चुनिंदा लोगों से आपको मिलाते हैं, आपको रूबरू करते हैं। आवाज इंडिया के आवाज विशेष सेगमेंट्स हैं। हम देश में जहां कहीं लोग कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी लोहा मनवाते हैं। वो अपने कार्य को इस तरीके से पेश करते हैं कि वो पूरे नोबल माइंड के साथ, एक ओपन माइंड के साथ, एक चित्रकारिता के साथ, पेंटिंग के साथ वो लोगों के सामने आते हैं और देश और दुनिया में उनके चाहने वाले लोग बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक प्रसिद्ध चित्रकार, जो वैश्विक चित्रकार है, प्रमोद रामटेके सर, हम उनसे मिलवाते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। धन्यवाद। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से आप जिस परिप्रेक्ष्य से चित्रकारिता करते हैं, आप जिस तरीके से चित्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में जैसा हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सिंपल फैमिली से आप आते हैं और एक कला का क्षेत्र आपके बैकग्राउंड में रहा। आपके जो फादर है वो भी एक आर्टिस्ट थे, तो आपको एक बैकबोन रहा सर इसका। शुरुआती दौर में हमने देखा कि आपने एक छोटे लेवल पर, जैसा कोयला होता है, उसके टुकड़ों से भी आपने कुछ रेखांकन करने की कोशिश की अपने बचपन में। आपको क्या लगता है सर कि मानवीय जीवन में और मानवीय समस्या, जो वर्तमान में समस्या है, इसमें कला के माध्यम से सोल्यूशन हो सकता है? जी जी बिल्कुल। ये इसलिए है इसका महत्व कि कला सिर्फ जो है एक आनंद की चीज नहीं है, ये एक संघर्ष भी होता है इससे क्योंकि आप पुराने पिक्चर यदि देखेंगे, हिस्टोरिकल, क्योंकि अभी की बात नहीं कि पुरानी बात, तो उन्होंने, जो कलाकारों ने उस समय के जो युद्ध थे, वो युद्ध के और उस समय के ज़माने के वो जो पेंटिंग जो है, जो म्यूजियम में हमें दिखते हैं ना, वो उसका चित्रण किया है। यानी हर कलाकार ने उस समय के, हर युग के कलाकार ने उस युग का पूरा चित्रण किया है। तो जैसा जैसा युग बदलते गया, तो वहाँ जो कलाकार थे, उन्होंने वहाँ का एक ऐसा चित्रण करके, समाज का हो गया, राजा महाराजों का हो गया, उनके दरबार में भी कलाकार थे, उनके हाथ से भी वो कलाकारी, यानी वहाँ का उनका पूरा माहौल, यानी वो उसका चित्रण करते थे, राज दरबार का करते थे। और वो चित्रण हमें दिखता है उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की राजकीय व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, उसका चित्रण हमें म्यूजियम में दिखाई देता है। यानी समाज के साथ में जुड़ी हुई है कला, क्योंकि कलाकार यदि वो निकालता नहीं तो समाज को दिखाई नहीं देता। जिस समय फोटोग्राफी नहीं थी, उस समय पेंटर लोगों ने, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि फोटोग्राफी है इसलिए कुछ पेंटर लोग काम नहीं करते, तो वो समाज में, वो जमाने में कलाकारों ने अपने कला से लोगों को एक नई दृष्टि दी। सामाजिक समस्या हो गया, राजकीय हो गई, धार्मिक हो गई, उसका चित्रण करके लोगों के सामने रखा ताकि लोग उसको समझ सके। एक सिविलाइजेशन के माध्यम से हम देखते हैं सर कि भीमबेटका है। हाँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव इतिहास में केव सिविलाइजेशन हम देख जाते हैं, तो पत्थरों की चट्टानों पर उकेरा गया शुरुआती दौर में। हाँ, वहां से हम प्रगत हुए। हमने वनस्पति से, हमने अलग अलग जो सोर्सेस थे मानव ने शुरुआती दौर में, अलग अलग तरीके से हमको उसके सबूत भीमबेटका में मिलते हैं। पत्तियों का जूस, या फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आज केमिकल यूज होते हैं, प्रकृति से कनेक्ट होके रंगों का मानव ने शुरुआती दौर में इस्तेमाल किया।
आप ये जो हमको सबूत दिखते हैं, ये हम म्यूजियम में भी देखते हैं, आप जिस म्यूजियम की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से किसी सिविलाइजेशन को समझना है, हाँ। तो उस वक्त के कला के चित्र को समझना ज्यादा बेहतर है उस वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए? उस समय की हिस्ट्री भी लिखी गई है, ऐसा ही नहीं किसी चित्र, काव्य भी लिखा गया है। जैसे इजिप्शियन देखेंगे आप, ग्रीक देखेंगे, रोमन देखेंगे, और वो जो प्रबोधन काल था लियोनार्डो के जमाने का, तो वहां से भी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। लियोनार्डो दा विंची का? हाँ, लियोनार्डो दा विंची का। उसके बाद में फिर वो जो रियलिस्टिक से लेकर अभी मॉडर्न तक के वो सब इतिहास लिखा गया है। और आप भीमबेटका की जो बात कर रहे हैं, वैसा ही अल्तामेरा में भी ये जो क्योप मैन था, उसने वहां भी निकाले हुए चित्र। अच्छा। हाँ, हाँ। क्योंकि उस समय वो एनिमल अवस्था में था, हाँ हाँ। और एनिमल अवस्था में उसने अपना जो जीवन है जीने के लिए, वो उसके साथ में उसका पेट का सवाल था उस समय। अच्छा। बाकी दूसरा सवाल क्या था उसके सामने? हाँ हाँ हाँ। तो उसने वहाँ के जो जानवर थे उस समय, प्राणी थे, प्राणी की शिकार करके वो वहाँ उसका उसका उधर सर, हम ये देखते हैं कि करता था। आपकी जो मशहूर तो पेंटिंग्स है, हाँ चित्र, निकाले। हम देखते हैं आपकी जो मशहूर पेंटिंग्स है, आप पे वेस्टर्न जो पेंटर है या कलाकार है उनका काफी प्रभाव रहा है। जैसे जॉन ब्यूरो हो गए, या क्लीव हो गए, जी। या फिर हम देखते हैं पिकासो हो गए। तो साथ ही साथ आपका ये जो मशहूर जो पेंटिंग का दौर रहा है, आपको जो संस्कृति डिपार्टमेंट है, जो कल्चर मिनिस्ट्री है, उनके तरफ से अवार्ड भी काफी मिले हैं। तो ये जो वेस्टर्न कलाकार है और साथ ही साथ भारत के जो हुसैन है, इनका भी प्रभाव आपकी तरफ मिलता है। तो इस तरीके से जो सामंजस्य, आप एक कलाकार और एक आर्टिस्टिक, ये आपका सफर है, ये किस तरीके से आप इसको समराइज कर पाएंगे? इसमें क्या होता है कि जो आर्ट कॉलेज में कोई एक विद्यार्थी जाता है, वो तो उसका तो एक कोर्स होता है, 5 साल का होता है कोर्स। अच्छा। MFA भी करता है, लेकिन उसके बाद में उसकी स्टडी चालू हो जाती है। वहाँ तो उसका स्टडी चालू हो जाता है हिस्ट्री का, लेकिन उसके बाद में उसकी जो स्टडी हो जाती है शुरू, तो उसको देखना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ करके, अच्छा। मैं कहाँ हूँ करके उसको देखना पड़ता, उसको वो रिसर्च काम जो शुरू हो जाता है, और वो रिसर्च काम में अपना पूरा दिल लगाता है वहाँ करके। और रिसर्च काम की इससे ही फिर वो क्या करता है कि उसको क्या होना चाहिए। जैसा आपने मुझे बताया कि आपका कैसा क्या ये रहा, ये हाँ, यानी उनका सफर, प्रभाव। सफर। तो पहले जो रहता है तो प्रभाव ही रहता है ना, इमिटेशन करते हैं हम पहले। शुरुआती दौर में जो आपका दौर था, शुरुआती दौर में इमिटेशन यानी करते इन रहते सबको हैं। आपको देख के आप सीख रहे थे? हाँ, वो सीखता ही है। आप आज आपको भारत भर में देख के लाखों लोग सीखते हैं। तो ये जो सफर है, इसको आप किस तरीके से एक नए आयाम के साथ और नए नए उपलब्धियों के साथ एक हमारे साथ साझा कर पाएंगे? डेफिनेटली ये दौर चालू ही है, ये पढ़ने का दौर चालू है, लेकिन अभी जो जमाना है वो आधुनिक है। और मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो स्टडी किया, वो रियलिस्टिक के जमाने का नहीं है, मिनिएचर के जमाने का नहीं। अच्छा। ना, मिनिएचर पढ़ा जरूर है, हाँ जी। लेकिन उसके बाद में जो क्रिएटिविटी आई, रचनात्मकता जो आई है अभी। हाँ, तो जो अभी अपन मॉडर्न एज में है, हाँ जी। तो हम उस एज का यदि चित्रण करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। हाँ हम नया क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, भाई, हर आर्टिस्ट ने कुछ तो भी नया खोजने की, हर व्यक्ति ने कोशिश यदि करना उसको, चाहिए। हाँ, वो कोशिश करना चाहिए। तो वैसी मेरी कोशिश थी, और वो कोशिश मैं कई साल तक के करता रहा। जब कॉलेज के बाद में बाहर निकला, तब मेरी कोशिश चालू होगी कि अब मैं मेरा अस्तित्व कैसा करूँगा, अच्छा। मेरी आइडेंटिटी कैसे मैं प्रूव कर सकूँगा। तो मैं बहुत उसमें चिंतन किया। अच्छा। तब मुझे वो दिखाई दिया, जैसा आपने पहले बोले कोयले पर वगैरह करते हाँ थे। हाँ हाँ। तो वो मुझे बचपना मुझे याद आया, और जब मैं वो बादलों की तरफ देखता था, तो वहां मुझे कई आकृतियां दिखती थी, हर एक को दिखती है। लेकिन जब मैं वो चिंतन में था, कॉलेज होने के बाद में एक ऐसा क्षण था, यानी मुंबई के दौरान? हाँ, मुंबई के, हाँ, तो वहां मुझे वो ख्याल आया कि नहीं, ये यदि चित्रण मैंने पकड़ा और इसको नया रूप दिया, मॉडर्न रूप दिया, तो ये मेरा नया आविष्कार हो सकता है। क्या बात है। यानी एक आविष्कार, यानी एक चिकित्सीय दृष्टिकोण, अगर से एक पेंटर, एक कलाकार। हाँ। सर, हम ये देखते हैं कि इस पूरे गैलेक्सी में, ये पूरे कायनात में
हाँ। मानव का जो मस्तिष्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, बिल्कुल क्योंकि जो मस्तिष्क है ये ब्रेन इज अ क्रिएटर, ब्रेन इज अ डिस्ट्रॉयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है दुनिया में, एक देश दूसरे देश के आगे आ रहा है, उस जिस तरीके से इंसान इंसान से अलग हो रहा है, बिल्कुल। तो आपकी एक जो फेमस पेंटिंग है उसमें आपने हर धर्मों का उसमें जिक्र किया है हाँ हाँ कि बिल्कुल हर धर्म अलग अलग शाखाओं पे बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल जो फेमस पेंटिंग है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल वो हम उस पेंटिंग के और गहराई में आपसे जानना चाहेंगे कि एक कलाकार अपने हयात में, जब वो हयात में होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो किस तरीके से मानवता के लिए सर्व कर सकता है। ये क्या होता है कि कलाकार भी एक समाज का भाग होता है। देखो, कलाकार समाज से कोई अलग नहीं है, उसको भी दुख होता है जब समाज में यदि कुछ दंगे हो गए, कुछ खून हो गया, खराबा हो गया, ऊंच नीचता आ गई, तो कलाकार ऐसे संवेदनशील रहता है, उसको दुख होता है, उसे दर्द होता है। वो दर्द मुझे भी होता है वो करते वक्त में। तो मैं उसको ऐसा देखता हूँ कि कैसा उसको मैं ये कर सकूँगा, एक्सप्रेस कर सकूँगा, तो उसकी मेरी कोशिश रहती है वहाँ। यानी यहाँ का जो माहौल है, कि यहाँ की जो परंपरा है हमारी, और अभी का जो दौर है, उससे क्या हमारा जो ये समाज है या हमारा जो देश है, वो कितना आगे जा सकता है कि हम पीछे के जो चीज़ें हैं हमारी, उसको लेके ही चले, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, सही बात बोल रहे हैं आप। दुनिया आगे बढ़ रही है, और यदि हम उसी को लेके चले, हाँ वो तो इतिहास है, इतिहास तो हमने जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें आगे भी देखने का है। हम आगे नहीं देखेंगे तो विकास नहीं हो सकता है। देखो, हम दूसरे जो देश है, हमारा देश भी अभी आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे देश में हम नहीं बढ़ रहे, लेकिन हम कितने आगे है, कितने पीछे है, और क्यों है। हमारे यहाँ का जो एक इंसान है, वो अभी तक के उसको खाना नहीं मिल रहा है। यानी एक कलाकार अपने पेंटिंग्स, अपने कला के माध्यम से इंसान के उस दुखों को भी छूता है, डेफिनेटली, और उसके साथ वो सबूत भी देता है और एक सोल्यूशन की भी बात करता है सोल्यूशन की बात करता है अपने पेंटिंग के माध्यम से। पेंटिंग के माध्यम से। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चर मिनिस्ट्री में जो आता है, हाँ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मुंबई में, बैंगलोर में और दिल्ली में, हाँ। यहाँ पे एक उनका क्राइटेरिया होता है कि जो कला में सर्वगुण संपन्न है, जी। साहित्य में उनकी पकड़ है, और समाज के लिए या फिर देश के सेवा के लिए उन्होंने कुछ काम किया है, जिसमें हुसैन और खैबर जैसे लोगों को जी, वो हाँ। जिंदगी में एक बार वो ये देते हैं। उसमें आपका जो 2 महीने का मुंबई में एग्जीबिशन लगा, उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? लगभग जो हम वर्तमान परिस्थिति देखते हैं कि जो वंचित तबका है, जो हाशिए का समाज है, जो हमारा संविधान भी बोलता है कि 1 वोट 1 वैल्यू, पर हम देखते हैं कि कुछ शक्तियां हैं जो पर्टिकुलर हर आर्ट पे कब्जा बनाए बैठी है। तो इन सब से निकलने के लिए आप जब उस गैलरी का, जो एग्जीबिशन का हिस्सा बन रहे थे, तो अब आने वाली पीढ़ी को, जो गांव में बैठा है, जो दूर दराज पेंटिंग कर रहा है, जो पत्तों पे पेंटिंग कर रहा है, उन कलाकारों को एक चेतना और नव चेतना और एक राष्ट्र चेतना के रूप में आप क्या बता पाएंगे? जब मुझे वहाँ मिनिस्ट्री का लेटर मिला कि यानी वहाँ एग्जीबिशन करने का, और 2 महीने का, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में, तो उसकी तैयारी करने के लिए मुझे 1 साल लगा। उतना अच्छा, समय पूरा एग्जीबिशन की तैयारी करने के लिए उतना समय देना पड़ता है, क्योंकि हाँ। वो गैलरी नेशनल गैलरी है, हाँ। वो गैलरी इंटरनेशनल गैलरी है, और कलाकार को उतना समय देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ही नहीं कि कुछ तो भी लगा दिए भाई। वो गैलरी में लाइटिंग रहता है, उसका हैंगिंग का एक अलग प्रोसीजर रहता है, उसका अलग ही एक माहौल रहता है, बड़े बड़े पेंटिंग रहते हैं। लगभग आपसे 200 से ऊपर आपकी पेंटिंग वहां देखी, पूरी दुनिया ने देखी। हाँ, जो यानी 230 235 तकरीबन। तो हाँ, तो वहाँ वो जो प्रदर्शन था, वहाँ वो प्रदर्शन को मैंने बाबा साहब को अर्पण किया था। अच्छा, डेडिकेटेड किया आपने, डेडिकेटेड किया था, जिनसे आप इंस्पायर हैं। जिनसे मैं क्योंकि उन्हीं के इससे कोई भी एक ऐसा महापुरुष होता है, हर समाज का है उनका। तो मैंने जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने ये समाज को एक नया जीवन दिया, नई रोशनी दी, नई साइट दी, तो उसको मैं अर्पण करने का ये मेरा था। जिस फादर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रचा,
अगर से उनके ही चरणों में सर ने, जो प्रमोद बाबू सर है, जो प्रमोद बाबू रामटेके सर है, इन्होंने अपना पूरा कला जो एग्जीबिशन मुंबई में लगा था वो डेडिकेटेड किया। हम देखते हैं सर आपका एक मशहूर पेंटिंग बाबा साहब के ऊपर आता है और वो संसद में भी जाता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो बुक्स में भी आता है, इनकॉर्पोरेट होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। ये सब करते हुए आपके, अगर से आप बाबा साहब को गुरु मानते हैं, अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानते हैं, अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, अपने आध्यात्म का हिस्सा मानते हैं जीवन का, तो ये जो मुदिता भाव आता है कि गुरु के प्रति मैंने सम्मान व्यक्त किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उसको अटैच किया और संसद में, पार्लियामेंट में भी वो लगा, तो इसके बाद जो फीलिंग आती है वो कैसे आप दर्शकों से फील करेंगे? क्या होता है कि हमारे घर में एक माहौल था बचपन में, जब मैं छोटा था। हमारी बड़ी सिस्टर जो थी, बाबा साहब के सामाजिक इसमें जो विंग था लेडीज अच्छा, का, हाँ हाँ, उसमें महिला परिषद में उन्होंने भाषण दिया था। अच्छा, उसकी पूर्व तैयारी वहां से हाँ, शुरुआत होती। जायभाई चौधरी वगैरह भी थे। जायभाई चौधरी वगैरह, वो बहुत बड़ा फोटो है उनका। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी था, हमारे घर में बातचीत होती थी बाबा अच्छा। साहब की। हमारी बड़ी सिस्टर वो चर्चा करती थी। तो मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसा बड़ा होते गया तो मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं 7वीं 8वीं जैसे कक्षा में था। लेकिन ऐसा प्रभाव गिरता था कि, और बाबा साहब का जब मैं फोटो देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका मैंने फोटो निकालना चाहिए, बचपन में से। हाँ, तो फिर मैं उसको रंगोली से निकालता था, मेरे कागज पर निकालता था। तो उस समय से वो चालू हो गया था, यानी इंटरेस्ट मेरा बाबा साहब के फोटो से शुरू हो गया। वो जो फेमस आपका फोटो है सर, उसको कितना तकरीबन वक्त लग गया बनाने को, जो आज घरों घरों में दिखता है हमको? उसको तो 3 साल लगे। 3 साल तकरीबन? लेकिन वो निकालते समय में मेरी जो हालत हो गई, अच्छा, कि बाबा साहब का जो पर्सनैलिटी है, बाबा साहब की जो विद्वत्ता है, उनका जो एक रहन सहन का एक ढंग था, वो बहुत फैशनेबल रहते थे। हाँ, हाँ। इंग्लिश टाइप रहते यानी थे। उनके पेन का कलेक्शन, उनके कोट का कलेक्शन, पूरा कलेक्शन कैसा, हाँ, वो वायलिन सीखे उन्होंने वो- स्कैंडिनेविया के देशों में बिल्कुल। जाके। और पूरी यानी वो पर्सनैलिटी आनी चाहिए, इसलिए करीबन 3 साल लगे। यानी बहुत बड़ा टास्क सोचा था वाह, आपने। ये बहुत बड़ा। उसको कई बार मैंने मिटाया भी, अच्छा, बना के मिटाया आपने? बना के मिटाया भी कि नहीं अभी नहीं आ रहा, फेस नहीं आ रहा। तो वो किसी ने दिया मुझे ऑर्डर, इसलिए नहीं बनाया, ये मेरे दिल से निकला है। अच्छा, हाँ, और दिल से निकली हुई चीज ही वो है। वो कलाकृति जो है तो किसी ऑर्डर से बना ही नहीं है, वो दिल से ये निकली है। मेरे दिल के ऑर्डर से निकली है। दिल से जब बात निकलती है तो वो जुबान पर आती है और एक कलाकार के कैनवास पे उतरती है, और वो दुनिया में जो रंग वो प्रकृति से लेता है, अपने जीवन से लेता है, वो दुनिया को रोशन करता है अपने ज्ञान से, अपने कला से। सर, हम चर्चा के अंत में हैं, हम थोड़ा सा इसको कंक्लूडिंग की तरफ जाते हैं। आपके जीवन में एक नेवी का भी बैकग्राउंड रहा है 5 जी, साल का बिल्कुल, तकरीबन, बिल्कुल, बिल्कुल, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जीवन का अचीवमेंट रहा है कि आपने मान्यवर हमारे जो राष्ट्रपति हो गए KR नारायण, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपने वहाँ, यानी कुछ वो जो बोल रहे थे कि हम आपको सिर्फ फोटो भेजते, फोटो से फोटो कीजिए, हाँ। पर एक कलाकार जो अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा होता है, जो अपने अचीवमेंट के साथ खड़ा होता है, जो अपने सिद्धांतों से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो उस दौर को आज हमारे साथ किस तरीके से आप डिस्कस कर पाएंगे? बराबर, क्योंकि ऐसा होता है, नेवी का दौर और हाँ, राष्ट्रपति का दौर। राष्ट्रपति नेवी का दौर तो जो था वो एक सर्विस का दौर था। हाँ, कि मैं मुंबई में आया था और मेरे पास पैसा नहीं था, तो कैसा सर्वाइव करूँगा मैं, और मुझे कोई स्टूडियो भी नहीं देता था सर्विस, और बहुत जगह में फोटोग्राफी के लिए भी ढूंढा, उधर कुछ मिलता नहीं था। तो एडवर्टाइज एक आ गई, वो एडवर्टाइज को मैंने भर दिया और वहाँ मुझे इंटरव्यू को बुलाया। तो मैं गया, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह देख के, मेरा डिप्लोमा वगैरह, तो बोले ठीक है, ये आप ड्राफ्टमैन बनेंगे क्या? बोला हाँ ड्राफ्टमैन, क्या काम है? बोले ऐसा वो पोस्टर बनाने का है। बोला हाँ बन सकता है, मैं बनाऊंगा। उसी का स्टडी मैंने किया। तो वहाँ रहते समय में, वो जो काम करते समय में, मुझे समाज के साथ भी मैं जुड़ा था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं जुड़ा था, उसका भी था, लेकिन चिंतन अंदर में चालू था कला का, कि मैं कला से कैसा क्या ये हो सकूँगा। और कला का चिंतन इतना जबरदस्त था कि आखिर मेरे को छोड़ना पड़े नौकरी, और जे स्कूल पर ज्वाइन करना पड़ा मुझे। उसका इतना बड़ा असर था, यानी ये कला का। हालांकि नेवी की सर्विस कोई बैड नहीं थी, वो मेरे को अच्छा पेमेंट भी दे रही थी, लेकिन
मेरा जो एक अट्रैक्शन था वो कला के प्रति था, क्योंकि कला ही मेरे जीवन का पूरा यानी ये एक उद्देश्य उसको पाना था मेरा। तो उसके बाद में क्या है कि कई लोग मेरे तरफ आते थे और पोर्ट्रेट में मेरा आगे अच्छा यानी काम चालू था। यानी आपका एक नाम बन चुका था हाँ, तब तक। नाम भी बन चुका था और पोर्ट्रेट जे स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि भाई, और दुनिया मानती है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट का पोर्ट्रेट ये बहुत बड़ा है, अच्छा है। वहाँ के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो पोर्ट्रेट बहुत अच्छा निकालते, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर मास्टर लोग थे, बड़े बड़े मास्टर लोग। अब्बालाल रहमान नाम सुने होंगे, हाँ, बहुत बड़ा उनके नाम है, जैसे साहित्य में बहुत बड़ा नाम। बहुत बहुत बड़ा, इकबाल इकबाल है, साथ में हम बहुत सारे बड़े बड़े नाम सुनते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ, आप जोशी का भी कुछ एक देवस्कर वगैरह हाँ ऐसे हाँ, सब, आप यानी स्कूल उस में समय एक त्रिंदाद करके बहुत बड़े जिसका गोवा में बहुत बड़ा यानी ये स्टूडियो वगैरह था। तो ऐसे लोगों के पोर्ट्रेट देख के मुझे ऐसा लगता था कि अपन पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव की तरफ तो मैं तो बुरा ही था, लेकिन पोर्ट्रेट भी मेरा साथ में चालू था। तो क्या हो गया कि वहाँ से आने के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी नागपुर में। अब मैं आता हूँ प्रेसिडेंट की तरफ। तो वहाँ वहाँ से आने के बाद में मुझे एक बार फ़ोन आया अच्छा मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री से। ऑफिशियल फोन आया हाँ, आपको? राष्ट्रपति भवन से। नहीं नहीं, मुझे यानी मुझे फ़ोन नहीं आया, किसी और को फ़ोन आया होगा। आपके आपके बारे में? हाँ 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 हाँ। तो वो बोले कि राष्ट्रपति का पोर्ट्रेट निकालने का है। बोला हाँ निकाल दूंगा। तो बोला कहाँ निकालने का है? तो बोले ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ऑर्डर है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो एक रिसर्च कमेटी है उनके तरफ आपका नाम आया हुआ है कि ये आर्टिस्ट पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है मुंबई में, जे स्कूल ऑफ आर्ट में अच्छा नाम है। तो बोला अच्छी बात है, मैं निकाल लूंगा पोर्ट्रेट उनका। तो बोला मिलने का कैसा क्या? बोले वो लोग आके मुंबई से चले गए और अभी 2-4 महीने में मुंबई में आने वाले हैं। तो ये तारीख को आप आइए कर। तो मैं गया वो तारीख को उनको मिलने के लिए। मिलने को जाने के बाद में उनसे मेरी बातचीत हो गई। उस समय दादा साहब रूपवते करके थे वहाँ। अच्छा। दादा साहब हम्म। उन्होंने मुझे पूछे, बोले ये जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहाँ अपना राष्ट्रपति का पोर्ट्रेट लगाने का है, क्योंकि वहाँ के वो स्टूडेंट थे। और स्टूडेंट अच्छा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के के.आर. नारायण साहब स्टूडेंट है? स्टूडेंट थे, और बाद में वो राष्ट्रपति हुए तो उनका सत्कार करने के लिए वो पोर्ट्रेट चाहिए। अच्छा, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने वो हाँ, डिसीजन वहाँ लिया के था। डायरेक्टर ने। तो मतलब मैं बना सकूंगा। तो बोले हम फोटो दे रहे, बोले आपको। अच्छा। एक मतलब फोटो नहीं चाहिए। अच्छा, जो आपका सिद्धांत के खिलाफ था। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ठीक है, फोटो से हम हाँ, निकालते तो हैं, कोई भी एक कॉपी नॉर्मल करते हैं, कोई भी नॉर्मल ग्राफ पेंटर बना सकता है। ग्राफ मारते हैं उसमें और उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं। हम्म। लेकिन जब एक आदमी मास्टर हो जाता है तो अपना रहता है ना, उसका अपना स्टाइल रहता है, पोर्ट्रेट का हो या क्रिएटिव करे। मतलब मैं वो ढंग से करना चाहता हूँ। मेरे को लाइव बैठेंगे तब मैं उसको ज़्यादा जिंदा कर सकूंगा वो पोर्ट्रेट को। बोले ये तो मुमकिन नहीं, बोले 5 मिनट का समय नहीं। बोला आप सोचिए, बोला भैया मैं अच्छा, तो ये सब जद्दोजहद के बाद आपका अंतिम रूप आता है कि आप उनका फोटो बनाते हैं, वो खुद आते हैं? हाँ, वो आना चाहे तो वो फोटो सर अभी लगा है? तो वो जो है थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ हाँ। तो फिर मुझे 6 महीने के बाद में राष्ट्रपति भवन से फोन आया अच्छा। कि आप आपका सामान लेके दिल्ली में आइए हाँ। राष्ट्रपति के साथ में बातचीत करने के लिए। अच्छा। और मैं गया तो वहाँ भी उन लोगों ने यही मेरे से बातचीत की। सेम। मतलब सर मेरे को मत तकलीफ दो, मैं नागपुर चला। बोले नहीं, बोले आप रुक जाइए। आखिर मेरे पास में जो मेरा एल्बम था पोर्ट्रेट का, जिसमें सूरज ससाई का भी एक पोर्ट्रेट था। अच्छा, कैटलॉग जो था आपका? हाँ, कैटलॉग। तो अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट थे वहाँ। तो वो देखने के बाद में राष्ट्रपति जो है वो बोले कि नहीं, मैं उनके सामने बैठूंगा। यानी जब वो उन्होंने बताया अपने सेक्रेटरी को कि मैं बैठने को तैयार हूँ, क्योंकि उनको बहुत बड़े अवार्ड अभी कहाँ है सर वो पेंटिंग? वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा। तो 4 दिन तक के मैं राष्ट्रपति के गेस्ट था
हाँ, तो वो फिर वो आपसे प्रभावित हुए और वो वहाँ आने के लिए और कन्विंस उन्होंने हुए। सामने बैठे, हाँ हाँ। पहले दिन तो 2 घंटा बैठे, उसके बाद में 3 दिन जो थे उसका फिनिशिंग विनिशिंग ये सब करते हुए 4 दिन के बाद में पोर्ट्रेट हुआ। वो पोर्ट्रेट बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या में बात, भेजा गया। क्या बात है। हाँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जीवन के मोड़ बदलाव, उतार और चढ़ाव से गुजरते हैं, पर रंगों का जो खेल है ये मानवीय सभ्यता के साथ हजारों सालों से जुड़ा है और हजारों सालों तक जुड़ेगा। हम देखते हैं रंग जिस तरीके से प्रकृति से जुड़ते हैं, उसी तरीके से विचार भी मानवीय अंगों के साथ अलग अलग गुत्थियों के साथ सुलझते जाते हैं। जब हम कैनवास पे अपने मानवीय अंग की, मानवीय कॉन्शसनेस की हम चित्रकारिता जब उतारते हैं, तो हम एक ऐसे उम्दा शक्तिशाली इंसान में तब्दील हो जाते हैं। जो जीता जागता नमूना हमारे सामने है प्रमोद बाबू रामटेके सर। हम ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू करते रहेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।